Welcome back to all of you. We had discussed in the last lecture about important functions which are practically involved in the commerce, economics, as well as certainly in management also. और ये फंक्शन को हमने थियोरेटिकली उसका मीनिंग समझने के साथ साथ उसका मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट भी देखा, क्योंकि अभी हमें जो फंक्शन को कंसिडर करना होता है उसमें मैथमेटिकल पार्ट जो है उससे ज़्यादातर करके कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू लेना होता है। तो हमें उसका मीनिंग तो पता होना ही चाहिए, साथ में हमें अभी इसका जो मैथ्स में यूज़ है, खास करके हम जब अब आपका टॉपिक ये जो चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें उसका क्या यूज़ होने वाला है, जो कि मैंने ये सब बातें कहीं ना कहीं डिस्कशन में लेके कंप्लीट किया ही है आगे बेसिक में, कि जैसे कि ये आपके सब बेसिक फंक्शंस आपको काम में आएंगे टू solve the application of derivative based question in that मिक्सिमा एंड मिनिमा एज वेल एज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, जो दो पार्ट अभी हमारे टॉपिक के बाकी है उसके रिलेटेड ये फंक्शंस को हम उपयोग में लेते हैं। तो अभी तक हमने जो है, मैं 2 मिनट रिपीट कर देता हूँ so that you can repeat some part which is done in the last session. That is, first was total cost function. कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है वो चेंज, टोटल कॉस्ट उसका जो चेंज होता है वो डिपेंड करता है उसकी क्वांटिटी को, जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, जिसको हमने एक्स वेरिएबल से डिनोट किया है। नेक्स्ट उसके ही बाद तुरंत हमने लिया दैट इज एवरेज कॉस्ट। कोई भी चीज को हम एवरेज करते तो उसको हमने नंबर ऑफ क्वांटिटी से जिसके हैं डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ हम जो है एवरेज कर रहे हैं वो कॉस्ट का कर रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट जो है उसको हमें क्वांटिटी जितनी भी हमने प्रोडक्शन के लिए की है उसको उससे हमको डिवाइड कर देना है। सो फॉर्मूला क्या बनता है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू सी अपॉन एक्स। कॉस्ट फंक्शन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस, सो इट इज रिटर्न एज सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। देखो ये लिखने के पीछे का मीनिंग मालूम पड़ना चाहिए आपको, खाली ये नहीं कि भाई हमने बोल लिख दिया या बोल दिया सर ने तो हमने ये मान के चल लेना है। ठीक है, मानना पड़ेगा ही, बट उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग को आप माइंड में सेट करो तो वो आपको याद रखने को आपको आसानी होगी। सो वी कैन हैव सम लॉजिक बिहाइंड दैट। एंड इम्पोर्टेंटली नेक्स्ट वन इज मार्जिनल कॉस्ट। कभी भी किसी भी फंक्शन में हम मार्जिनल फाइंड करना है तो हमें उसका डेरिवेटिव लेना है, ये मैंने कॉमन सी बात बताई थी। सो व्हेन वी हैव टू फाइंड मार्जिनल कॉस्ट, यू टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो इसका मैं सिंपल फॉर्मूला पे आता हूँ, एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा भी नहीं फोकस कर रहा हूँ बिकॉज मैंने एग्जाम्पल के साथ बातें काफ़ी कुछ की। सो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट। डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस्ट, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट जो निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकलेगा। यहाँ मैंने स्टेटमेंट जो
लिखना है, देखो मैंने लिखा ही है, डिफरेंशिएटिंग सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। किसका डेरिवेटिव निकालना था? कॉस्ट का। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट फंक्शन जो है वो किससे बना है? तो कि क्वांटिटी प्रोड्यूस से बना है, मतलब एक्स से बना है, तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकलेगा। मतलब टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव कोई आपको पूछे कि किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, तो आप क्या बोलना चाहिए? टोटल कॉस्ट, क्वांटिटी प्रोड्यूस। क्वांटिटी प्रोड्यूस, दैट्स ग्रेट। मेरे को एक्स भी कोई बोलता तो भी मैं चलता था। अच्छा, एक मेरे को याद आ रहा है पॉइंट, इसलिए मैं शेयर कर देता हूँ। देखो, कभी कभी उन लोग क्वेश्चन में है ना, क्वांटिटी प्रोड्यूस को एक्स से नहीं डिनोट करते हैं, उन लोग कभी कभी क्वांटिटी प्रोड्यूस को क्यू से डिनोट करते हैं। भाई समझ में आ रहा है मैं क्या बात नया बता रहा हूँ? नया नहीं है, जो कि है तो वो क्यू इन द सेंस क्वांटिटी प्रोड्यूस का लेटर क्यू दे हैव यूज्ड। इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्योंकि जो टोटल कॉस्ट फंक्शन आपको दिया होगा उसको उन्होंने एक्स के टर्म में एक्सप्रेस नहीं करके दिया होगा, उन लोगों ने उसको क्यू के टर्म में एक्सप्रेस करके दिया होगा। तो जब उसको क्यू के टर्म में एक्सप्रेस करके दिया होगा, एट दैट टाइम इट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। क्यू। बट आप लोगों ने जिन्होंने आंसर दिया उन्होंने जनरली बोल दिया हाँ सर विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, इसलिए अच्छा मेरे को लगा कि भाई इन जनरल क्वांटिटी प्रोड्यूस बोलना है। दैट क्वांटिटी को लिए उन लोगों ने नोटेशन एक्स यूज किया हो या क्यू यूज किया हो, वो उन लोगों की मर्जी है। उन लोग आपको फंक्शन जिस प्रकार से एक्सप्रेस करके देंगे उसको हमें समझ के आगे बढ़ना है। तो एक्स हो या क्यू हो, हमें वो नोटेशन से फर्क नहीं पड़ता, हमको तो उसको आगे सॉल्व करके लेने के लिए अंडरस्टैंडिंग हमारा परफेक्ट होना चाहिए। ये बात मैंने एक्स्ट्रा, आप लिख लेना जरा नोट्स आपका, आप लोग इसमें क्यू भी साथ में लिख देना, या तो और करके कि भाई क्यू और ऐसा ऐसा कोई नया। मैं अलग अलग ऑथर की बुक देखता हूँ, कभी कभी इन लोगों ने उसमें अलग अलग वे से ऐसा प्रेजेंट करके दिया होता है। और ये तो ठीक है, अभी गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक के हिसाब से अभी जो है रहे ऐसा उन लोगों ने जो दिया रहता है वो हमको स्टडी करने मिलता है, लेकिन ये भी एक चीज होती है जो एडिशनली आपको पता चलना चाहिए कि कभी ऐसा एग्जाम में कुछ डिफरेंटली पूछ लिया, लेकिन वो है तो डिफरेंट नहीं ना, है तो मीनिंगफुली उसका क्यू का मतलब क्वांटिटी प्रोड्यूस ही है। चलिए, सो मार्जिनल कभी भी निकालना है तो उसका डेरिवेटिव निकालना है। नेक्स्ट इज अगेन मार्जिनल फंक्शन, बट दिस इज नाउ मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट किसका मार्जिनल है? एवरेज कॉस्ट का, एसी। तो भाई जिसका मार्जिनल उसका डेरिवेटिव निकालो, तो क्या मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन निकालना हो तो डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट निकालो, सीधी बात है। तो पहले आपके पास एवरेज कॉस्ट फंक्शन होना चाहिए, नहीं है तो वो भी निकालना पड़ेगा। एवरेज कॉस्ट फंक्शन होगा आपके पास तो उसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो। चलिए आगे, उसके बाद मैंने रेवेन्यू पे जंप किया था। रेवेन्यू फंक्शंस जिसके अंदर हमने जैसे कॉस्ट के कितने फंक्शन लिए, वैसे रेवेन्यू के अंदर पहले तो टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू सबको मालूम होना चाहिए कि जो पैसा हमको एज ए इनकम हम बोलते हैं कि जो हमें माल बेचने से मिलता है जो पैसा, दैट इज व्हाट आवर रेवेन्यू, व्हाट हैव वी हैव सोल्ड ऑन सेलिंग प्राइस, दैट प्राइस इज आवर रेवेन्यू। तो भाई रेवेन्यू हमको जब भी रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसको फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, खास करके रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड, या हम बोलते हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड, बिकॉज जब भी माल बिका होगा तो नेचुरल सी बात है उसकी डिमांड जनरेट हुई होगी, ऐसे तो माल नहीं बिकेगा। डिमांड क्रिएट हुए बिना प्रोडक्ट सेल नहीं होता। सो इसका अंडरस्टैंडिंग हमको दो ढंग से लेना है। रेवेन्यू कैन बी पी इंटू एक्स और रेवेन्यू कैन बी पी इंटू डी। अच्छा, मैंने पी इंटू एक्स लिखा, उसके साथ साथ कोई बता सकता है पी इंटू और क्या हो सकता है? जस्ट फॉर नोटेशन सेक बताओ। Q, P into D। क्वांटिटी प्रोड्यूस।
क्यू Q, क्वांटिटी, Q. नो जो क्वांटिटी क्वांटिटी, डिमांडेड। हाँ क्वांटिटी डिमांडेड जो बोला है बराबर, लेकिन जो लोग ने क्वांटिटी प्रोड्यूस बोला वो रॉन्ग है, यहाँ ध्यान रखना। क्वांटिटी प्रोड्यूस मत बोलना यहाँ पे, समझ में आ रहा है? यहाँ हम बेचने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ जो क्वांटिटी है उसको हम सेल कर रहे हैं, क्वांटिटी सोल्ड बोला जाएगा। समझ में आ रहा है? सो हियर हाँ, मेन मेरे को पूछने का पीछे का मेरा ये था कि कोई मेरे को बोलना चाहिए था P इंटू क्यू, जो एक कोई जन ने बोला तो है। सो बिकॉज मैंने वो क्यू का नोटेशन मैंने अलग से आपसे बात किया, वो क्यू के जगह पे आपको एक्स के जगह पे क्यू को रिप्लेस करने मिल सकता है। सो आप फॉर्मूला अलग नोटेशन से भले बना रहे हो, लेकिन फॉर्मूला का मेन स्ट्रक्चर आपको पता है ना, तो आप उसका नोटेशन कोई भी अप्लाई करके फॉर्मूला मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें कोई आप नया कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली नोटेशन से आप लोगों को प्रॉपरली इस तरह से चेंज करने को माइंड में होना चाहिए। हाँ मतलब कभी कभी क्या होता है, बहुत से बच्चे लोग ऐसा नोटेशन बदल देता हूँ और ऐसा चेंज करके दे देता हूँ तो कंफ्यूज हो जाते हैं। सर हमने किया था तभी तो ये से एक्स से यूज करके लिया था हमने, एग्जाम में हमको क्यू पूछ लिया। एक जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया, कुछ बच्चे लोगों का ऐसा होता है, बट ये आइडिया जो मेले से रहेगा तो कंफ्यूजन का कोई कारण नहीं है। समझ में आया? सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला। अच्छा, इसी में से मैंने सेलिंग प्राइस पर यूनिट का फॉर्मूला बनाया था, दैट इज पी। पी मतलब स्मॉल पी मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एंड दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज ए एवरेज रेवेन्यू ऑल्सो। आगे का नेक्स्ट पॉइंट पे से मेरा ये एवरेज रेवेन्यू का पॉइंट जो आया था उसमें से मेरे को ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट का मुद्दा मैंने एक्सप्लेन किया था। सो व्हाट इज द एवरेज रेवेन्यू? अगेन रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड। तो वही फॉर्मूला से आप जो है, जब आप एग्जाम्पल से मैंने एक आपके सामने रखा था तो वो आ गया था सेलिंग प्राइस पर यूनिट। देखो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड, मैंने जो ये एग्जाम्पल लेके किया था ना, इसको आपने ढूंढा था, तो ये जो आपका 150 आया वो एक आपका सेलिंग प्राइस आया था कि नहीं पर यूनिट का। सो दिस इज व्हाट टू बी रिमेंबर, एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट। एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट, स्मॉल पी जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट था मार्जिनल रेवेन्यू। अगेन मार्जिनल है, तो मार्जिनल है तो उसका डेरिवेटिव लेना है, एंड मार्जिनल किसका निकाल रहे हैं हम? रेवेन्यू का, तो रेवेन्यू का डेरिवेटिव निकालेंगे। रेवेन्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और रेवेन्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी, वॉट एवर the given variable or notation they have used for representing revenue function, as per that we have to differentiate. Okay, so it may be अभी देखो आपका दिमाग ऐसा भी काम करेगा, अभी जो क्यू यूज किया होता तो मेरा ये जो डेरिवेटिव होता विद रिस्पेक्ट टू क्या होता? क्यू। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्योंकि हमारे रेवेन्यू फंक्शन को हमने क्यू से मतलब ये किया होगा, तो उसका फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू निकलेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए उसके बाद था डिमांड फंक्शन। डिमांड का बहुत आसान है आपके लिए, क्योंकि इट इज टू बी स्टडीड बाय कंपेयरिंग इट्स प्राइस, प्राइस के फैक्टर से उसको हम स्टडी में लेते हैं, एंड therefore डिमांड फंक्शन इज function of price we can say, and it is sometimes given as a in terms of quantity demanded also. So d is equals to f of x as well as maybe d is equals to f of p. चलिए उसके बाद है मार्जिनल डिमांड, दैट इज अगेन मार्जिनल है, डिमांड के लिए है, डेरिवेटिव निकालना है डिमांड का d by dp, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू p होगा, बिकॉज डिमांड फंक्शन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ price, and therefore d by dp differentiating with respect to p। किसके लिए डेरिवेटिव निकलेगा? डिमांड फंक्शन के लिए, एंड देयरफॉर वो जो भी डेरिवेटिव निकल के रेडी हो जाएगा दैट इज माय मार्जिनल डिमांड फंक्शन। नेक्स्ट इज सिमिलरली सप्लाई फंक्शन। सप्लाई इज आल्सो डिराइव्ड विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइस। ठीक है, उसका भी आपको मालूम है। और उसी तरह से मार्जिनल सप्लाई, मार्जिनल सप्लाई अगेन you have to find out derivative of supply function, that means supply का derivative with respect to price। next profit, profit that is we denote by pi, or you can consider as capital P ना, हम लोग पाई का इस्तेमाल करेंगे। और रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो यहाँ तक हमने पूरा फंक्शन को
समझा है? अब हम नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, नंबर 13। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज भी ये फंक्शन के जर्नी को हम आगे बढ़ाना है, ध्यान से सभी लोगों का अटेंशन रहेगा। नेक्स्ट आई एम टेकिंग as also known to you, elasticity of demand। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, भाई साहब जितना आप थियरी पढ़े हैं ना उसको थोड़ा यहाँ हम मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं, ऐसा ही है बात। बाकी कंसेप्ट इलास्टिसिटी का आपने इको में पढ़ा ही है। सो डिमांड की इलास्टिसिटी किस किस तरह से है, कैसे वो रिएक्ट कर रही है डिमांड हमारी, दैट इज व्हाट द इलास्टिसिटी। इलास्टिक इन नेचर, डिमांड कितना इलास्टिक है, कुछ किस चीज के लिए डिमांड का इलास्टिसिटी कुछ होता है, कुछ प्रोडक्ट के लिए उसकी डिमांड की इलास्टिसिटी कुछ होती है। यू कैन अंडरस्टैंड प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट व्हेन द डिमांड इज डिफरेंट, so as its elasticity also differs। Fine, so here to understand elasticity we supposed to have demand function, क्योंकि elasticity किसकी निकल रही है, डिमांड की। और इसी मतलब इसी वजह से हमें पहले हमारे पास डिमांड फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि जिसकी इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं वो फंक्शन मेन होना चाहिए। इलास्टिसिटी किसकी निकल रही है, डिमांड की। तो इम्पॉर्टेंटली थोड़ा मैथमेटिकली आपको समझना रहेगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू द कंसेप्ट बिकॉज इलास्टिसिटी डिमांड हमें यहाँ पे थ्योरेटिकली नहीं समझना है, बट हाँ उसका कुछ एंगल है कि हाँ हमें खाली सॉल्व करने के लिए भी नहीं होना है, थोड़ा उसका मीनिंग भी आपको पता नहीं होना चाहिए कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसके पीछे इलास्टिसिटी का इंटरप्रिटेशन क्या बैठना चाहिए। आज इकोनॉमिक्स में हमने वो भी खाली देखा है कि इलास्टिसिटी डिमांड को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, कभी कितनी वैल्यू होगी उसकी तो इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या बोलेंगे, लेकिन मेनली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है वो जानने का काम थोड़ी ना ये हमने इको में किया है। इको में सिर्फ हमने कंसेप्ट को स्टडी में लिया है, और इलास्टिसिटी डिमांड के अलग अलग इंटरप्रिटेशन क्या हो सकते हैं वो हमने देखे हैं। बट हाउ टू कैलकुलेट दिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट वी विल सी इन दिस। सो इम्पोर्टेंटली पहले तो मैं आपको ये एक नोटेशन से रूबरू कराना चाहता हूँ। ये जो मैंने लिखा है वो ऐसा हम लोग स्मॉल एन लिखते हैं, ऐसा ही लिखा है, लेकिन दिस इज नॉट एग्जैक्टली द स्मॉल एन। थोड़ा स्मॉल एन को हम लोग क्या करेंगे मालूम है, ऐसे एक्सटेंड करके नीचे तक लेके आएंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करने का ये एक नोटेशन है। आप लोग को जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये नोटेशन टेक्स्ट बुक में देखना हो तो यू कैन कम ऑन पेज नंबर 109। 109 पेज नंबर पे आइए, वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये नोटेशन उन्होंने प्रिंट किया हुआ है, वैसा दिखेगा आपको एग्जैक्टली जैसा होता है। हम भी वैसे प्रयत्न करते हैं निकालने का। इसको हम बोलते हैं एटा, ईटा भी बोलते हैं कोई। तो हमें यहाँ नोटेशन को एटा नहीं बोलना है, भले वो बेसिकली एटा है, लेकिन अभी इसका रोल क्या है यहाँ पे, ये नोटेशन का रोल यहाँ पे क्या है, इसको क्या बोला जा रहा है, तो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किससे रिप्रेजेंट होता है, एटा। मगर हम इस नोटेशन को क्या बोलेंगे देख के इस कॉन्टेक्स्ट में, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अरे जैसे आगे वो प्रॉफिट के लिए वो पाई यूज किया था ना, तो उस तो उसमें अभी अपन ने ये पाई को देख के पाई बोलना है या प्रॉफिट बोलना है, प्रॉफिट। हाँ यस ये बात है। तो व्हेन यू सी पाई हियर यू विल से एज इट इज प्रॉफिट। भले वो पाई का मेन दूसरा मकसद भी है हमारा, मगर वो अभी इसका वो काम नहीं है अभी इस चैप्टर के अंदर। उसी तरह से ये एटा नोटेशन भले एटा है बेसिकली, लेकिन एट प्रेजेंट उसका काम जो है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलना। तो भाई साहब मैं इसके फॉर्मूला पे आता हूँ। मेन ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करना है दैट इज माइनस पी अपॉन डी इंटू डी डी बाई डी पी।
दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। थोड़ा हम इस फॉर्मूला को बारीकी से देखते हैं क्या है इसमें। इसमें दो चीजें हैं, एक ये और एक ये, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना। अब ये जो चीज है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी डी बाई डी पी मतलब क्या, डी डी बाई डी पी मतलब क्या, कोई बोलेगा मुझे? मार्जिनल डिमांड। हाँ बोल सकते हैं मार्जिनल डिमांड, करेक्ट। और कोई बोलना चाहे कुछ दूसरा चीज तो भी मैं, मेरे को भी पूछना है आपसे, ये भी करेक्ट है मार्जिनल डिमांड। डी डी बाई डी पी का मतलब बेसिकली क्या है? Differentiation बराबर, with respect to P. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो आई कैन से डेरिवेटिव ऑफ डी, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू P. पी, करेक्ट। तो एक तो मुझे ये डेरिवेटिव निकाल के लेना है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डायरेक्टली नहीं मिल जाएगा, आप समझ रहे हैं। डेरिवेटिव पहले आपको डिमांड फंक्शन का निकालना पड़ेगा, पहले मैं ये ढूंढूंगा। मैंने नंबर 1 दिया देखो, तो ये कभी ढूंढने मिलेगा जब भी मेरे पास डिमांड फंक्शन होगा, है ना। डिमांड का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू पी मैं निकालने बोल रहा हूं, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए, डिमांड का डेरिवेटिव निकालने के लिए डिमांड फंक्शन मेरे पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बराबर है। तो ये बात मैंने पहले ही बता दिया, हेडिंग दिखा था भी, ये इलास्टिसिटी किसकी निकल रही है, डिमांड की। तो मेरे पास डिमांड फंक्शन होना चाहिए भाई जी। विदाउट डिमांड फंक्शन ये इलास्टिसिटी का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। सो आई नीड डिमांड फंक्शन एंड फर्स्टली आई विल फाइंड इट्स डेरिवेटिव। ओके, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। उसके बाद ये फॉर्मूला में रख देना है, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में फिर अभी कुछ रहता नहीं है मेरे को बोलने के लिए, क्या क्या है और चीज मेरे को उसके साथ जोड़ने के लिए। तो क्या मल्टीप्लीकेशन में ये पी अपॉन डी करना है, तो क्या पी मतलब क्या, प्राइस। हाँ। तो क्या भाई साहब, आप कभी भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब भी फाइंड करोगे तो वो डिमांड की इलास्टिसिटी कौन से लेवल पे हुए, प्राइस का कौन सा लेवल होगा कि उस समय मेरे को इलास्टिसिटी भाई ढूंढनी है। तो प्राइस का कुछ लेवल बनता है कि भाई हाँ ये प्राइस है प्रोडक्ट का, तभी इसकी इलास्टिसिटी इतनी है। ए जैसे प्राइस बदल जाती है उसकी इलास्टिसिटी भी चेंज होना है, चेंज होएगी। करेक्ट। तो व्हेन दे आर आस्किंग अस टू फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मुझे ये जानना जरूरी है कि मेरे को कौन से प्राइस के लेवल पे उसकी इलास्टिसिटी ढूंढनी है, क्योंकि एट डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी डिफरेंट। क्योंकि कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा है गुड्स का जिस प्राइस पे, वो कंज्यूमर का एक पर्टिकुलर टेंडेंसी हमको देखने मिलता है कि हाँ देखो भाई ये प्राइस था तभी लोगों ने ज्यादा डिमांड किया, और जब प्राइस बढ़ गया तो डिमांड लोगों ने कम किया, और प्राइस घट गया तो लोगों ने डिमांड ज्यादा किया। तो प्राइस फ्लक्चुएट होने के कारण डिमांड भी चेंज हो रही है, और बट ऑब्वियस है व्हेन डिमांड इज चेंजिंग इट इज अफेक्टिंग माय बिजनेस। इलास्टिसिटी ऑल्सो। बिजनेस, ठीक है, जनरल बात हो गई। मैं रिपीट करता हूं, डिफरेंट प्राइस पे कंज्यूमर की डिमांड डिफरेंट होती है। तो प्राइस जब फ्लक्चुएट होगी, मतलब कि प्राइस बढ़ेगी घटेगी, कंज्यूमर की डिमांड भी बढ़ेगी घटेगी, और कंज्यूमर का डिमांड बढ़ेगा घटेगा तो उसकी ऊपर की जो इलास्टिसिटी है उसके ऊपर भी असर होगी कि नहीं होगी? यस सर। इसीलिए मेरी बात ये आ गई फाइनली कि कभी भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको फाइंड करना हो तो हमें प्राइस का लेवल पता होना चाहिए। तो मैं यहां लिखता हूं P मतलब प्राइस एट विच वी हैव टू फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जरा लिखते जाना बराबर से आप लोग। P यहाँ पे है एक्चुअली खाली प्राइस, बोलने के लिए P मतलब खाली प्राइस, लेकिन मैंने पूरा यहाँ उसका सिचुएशन क्या है
इसके लिए मैंने ये जो कॉन्टेक्स्ट में पी को इस्तेमाल हम कर रहे हैं, मैंने पूरा उसका मीनिंग लिख के बता दिया है। हियर द प्राइस इज दैट प्राइस एट विच वी आर गोइंग टू फाइंड इलास्टिसिटी डिमांड। तो क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई ये प्राइस है, ओके, तो ये प्राइस है, तो ये प्राइस का वैल्यू जो भी होगा वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर्मूला में। पी अपॉन डी के अंदर पी के जगह पे जो भी प्राइस अवेलेबल होगा क्वेश्चन में वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और अपॉन में डी। ये अपॉन में डी का यहाँ क्या मतलब है, तो कि डिमांड फंक्शन खत्म हो गई बात। अरे डिमांड फंक्शन तो ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिया ही होगा ना, क्योंकि हमें बोला उन्होंने ये है कि फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो मैंने पहले ही तुमको कंफर्म किया। कभी भी तुमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करना है, देखना मेरा पहला ही एरो यहाँ पे आपको बताया था मैंने। कभी भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करना है तो डिमांड फंक्शन आपको होना चाहिए, और इसीलिए तो आप डिमांड फंक्शन होने पे आपने उसका डेरिवेटिव निकाला कि नहीं निकाला? यस सर। मतलब आपके पास क्वेश्चन में डिमांड फंक्शन दिया होगा कि नहीं दिया होगा? दिया होगा। और आपको जिस प्राइस लेवल पे इलास्टिसिटी डिमांड फाइंड करनी उसका प्राइस भी आपको दिया होगा कि नहीं दिया होगा? हाँ। तो ये भाई ये देख लो, ये मैं मार्कर से मार्किंग कर रहा हूँ, डिमांड फंक्शन अपने को दिया होगा, प्राइस जिसके ऊपर हमको इलास्टिसिटी फाइंड करनी उसका भी आपको वैल्यू प्रोवाइड किया होगा, और डिमांड फंक्शन है तो इस डिमांड फंक्शन के ऊपर से मैंने ये डी डी बाई डी पी मतलब उसका डेरिवेटिव निकाला होगा, वो भी मैंने कैलकुलेट करा होगा, वो भी मेरे पास अवेलेबल होगा। अब मैं क्या करूंगा, सबको यहाँ सब्स्टिट्यूट करके एटा निकाल लूंगा। एटा मतलब इलास्टिसिटी डिमांड। चल भाई तेरा एटा तो कैलकुलेट हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अब ये बताना है, लिखो नोट, कि इलास्टिसिटी का जो भी आंसर आएगा उसको कैसे हम इंटरप्रिटेशन में लाएंगे, हाउ टू इंटरप्रेट दैट। तो क्या, नंबर 1, इफ योर एटा इज गोइंग टू कम 0 है, समझ लो आपका आंसर 0 आ गया, तो इंटरप्रिटेशन क्या आ जाएगा मालूम है? देन डिमांड इज कांस्टेंट, perfectly inelastic. Second, if eta is equals to 1, then लिखते जाइएगा, अभी ये आंसर को हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, then it is called as unitary elastic. मोर इंटरप्रिटेशन, ऐसे भी आंसर्स मिल सकते हैं एटा के, कि इफ एटा वैल्यू इज बिटवीन 0 and 1, then the interpretation will be relatively inelastic. और ये ध्यान में रखना है, कभी भी आपको इलास्टिसिटी डिमांड का पूछेंगे फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको फाइंड आउट करके खाली रुक नहीं जाने का, ये इंटरप्रेट करके इसका कमेंट लिखना है। हाँ, उन लोग बोलेंगे नहीं कमेंट लिखने के लिए, और बोलेंगे तो ठीक है लिखेंगे ना, लेकिन नहीं बोलेंगे फिर भी हमको मेंशन करना है, क्योंकि इलास्टिसिटी के लिए उन लोग खाली आपको फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, उन लोग आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आपको उसका टाइप पता है कि नहीं। एंड इफ लास्टली द एटा वैल्यू, that is the elasticity of demand, is greater than 1, then your interpretation will be relatively elastic. ये 4 इंटरप्रिटेशन का आपको यहाँ ध्यान लेने का है। जो भी एक इलास्टिसिटी आपने फाइंड आउट करी होगी, दैट विल बी आपका कमेंट जो आएगा, दैट ऑन डिपेंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर वैल्यूज। अब स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी के फंक्शन से हमें और भी कुछ बातें जोड़ने मिलती है। Shall I proceed? Yes, sir.
तो मेरा है जो नेक्स्ट नंबर दे दीजिए 14th, एंड आई एम गिविंग हेडिंग एज अ रिलेशनशिप बिटवीन। इलास्टिसिटी, मैंने बोला इलास्टिसिटी के फंक्शन से हमको बहुत और बातें उससे जोड़ कंसेप्ट से जोड़ने मिलती है। तो ये जो जोड़ रहे हैं हम रिलेशनशिप के द्वारा, दिस इज अकॉर्डिंगली रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एवरेज रेवेन्यू and marginal revenue। ये तीनों कॉन्सेप्ट से हम एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं, और ये रिलेशनशिप कुछ इस तरह से है, MR इज इक्वल्स टू AR इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एटा। तो देखो इसमें MR भी आ गया, AR भी आ गया, और एटा मतलब इलास्टिसिटी डिमांड भी आ गया। तीनों के बीच में ये है रिलेशनशिप। ध्यान रखना, ये भी कुछ क्वेश्चन उस तरह से उन लोग पूछते हैं जिसमें ये काम में आना ही आना है। और तीनों के बीच में कोई भी दो की इंफॉर्मेशन देंगे, बोलेंगे तीसरा चीज फाइंड आउट करो। एट मतलब कि इलास्टिसिटी डिमांड फाइंड आउट करने को बोलेंगे, आपको MR AR दे देंगे, या आपको AR ढूंढने को बोलेंगे, MR और एटा दे देंगे। एनी टू यू विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, एंड आपको तीसरा वाला जो वेरिएबल है वो फाइंड आउट करने को बोल सकते हैं। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस थ्री थिंग्स। चलिए, यहाँ मेरा इलास्टिसिटी के बेसिस पे बात खत्म होता है। मैं नए पॉइंट पे आता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। क्या लिखा मैंने? कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन। देखो थोड़ा अभी बहुत इकोनॉमिक्स के, आप बोलेंगे सर इकोनॉमिक्स ही चला रहे हैं आप, तो इकोनॉमिक्स के क्राइटेरिया से गुजर रहे हैं हम। जो भी कंसेप्ट जुड़े हुए हैं, एप्लीकेशन, डेरिवेटिव बोल के, डेरिवेटिव के साथ जो भी चीज को इन लोगों ने जोड़ा है, उसमें हमको ये सब कंसेप्ट को स्टडी में लेना है। इसको हम और एक शब्द का इस्तेमाल करके बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दर्शन जरा रिपीट कर दो। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी, नॉर्मली हम प्रोपेंसिटी का मतलब बोलने के लिए बोल सकते हैं कैपेसिटी, कितनी ताकत है। प्रोपेंसिटी, कैपेसिटी, कंज्यूम करने का कैपेसिटी। अभी मैं किसकी बात कर रहा होगा आप समझ रहे हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? सोचने का है। ये नाम से आपको कुछ हिंट मिलता है तो बात करो, खुद भी बात करो ना, मेरे को रॉन्ग तो रॉन्ग। कंजम्पशन की जब बात कर रहे हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वापस शब्द आया, कंज्यूम, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंजम्पशन। सो दिस पर्टिकुलर concept will be related to what? Sorry, कंज्यूमर। कंज्यूमर, सही बात है। तो ये कस्टमर है, कंज्यूमर है, ये जो है कंज्यूम करता है ना जो गुड्स, और उन लोगों का कंजम्पशन करने का एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है। ये कंजम्पशन करने का उन लोगों का एक लेवल होता है, वो हम एज अ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। या तो हम कंजम्पशन उसको हमने डिनोट करना है, मतलब कि एक फंक्शन से जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। और ये कंजम्पशन फंक्शन को
हमने नोटेशन के तौर पे यूज किया है EC। सी नीचे लिखने का है, ठीक है, ऊपर भी लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी जैसा इन लोगों ने सिस्टम से गए हैं ऐसे हम भी यूज कर रहे हैं। बाकी अलग अलग ढंग से लिखने का एक होता है तौर तरीका, लिखने का ढंग अलग होता है, लेकिन मीनिंग तो वही होना है। इसलिए मेरे को भी ज़्यादा डिस्कशन उस पर नहीं आना है। मैंने जैसा आगे भी बात की आपसे, वो प्रॉफिट को पाई से भी लिख रहे हैं, अभी वो कैपिटल P से भी लिख रहे हैं, तो डिफरेंटली लिख सक रहे हैं, मगर हम अब अभी जो यूज़ किया हुआ है मैं उस पर ही रहता हूँ। EC, दैट इज व्हाट द मीनिंग बिहाइंड दैट, टू उसका फुल फॉर्म बोलना है हमको इस तरह से, एक्सपेंडिचर कंजम्पशन। बाकी आप सिंपली कंजम्पशन फंक्शन बोलेंगे, दैट इज इनफ। और इसको कहीं ना कहीं PC भी बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के हिसाब से, बट वी प्रेफर टू राइट EC, दैट इज जनरली ये हम बोल रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन। अब कंजम्पशन मेरे को सोच के बताना प्लीज, क्योंकि मैं लिखा दूंगा और खाली तुमको याद रखने वाली बात नहीं चाहिए, थोड़ा इसमें आपका दिमाग आपका अप्लाई करने का है, इन्वॉल्व होने का है। तो सोच के बोलेंगे तो वो आपको याद रह जाएगा, ध्यान में पड़ेगा बराबर से। कोई भी कंज्यूमर है, आपके ही बारे में आप सोच लो, आप कंज्यूमर हो, आपको कुछ खरीदना हो या आपको कुछ जरूरत है आपकी उससे, तो आप वो चीज खरीदने पे जो सोचते हैं कि मेरे को किस तरह से, तो मेरा प्रश्न ये है कि कंजम्पशन कोई भी पब्लिक में किसी भी कंज्यूमर का होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? प्राइस। प्राइस। ओके, और कोई आंसर? इनकम। यस, इनकम। भले प्रोडक्ट का प्राइस, दैट इज ऑल्सो पॉइंट टू कंसिडर कि भाई मेरे को डिमांड। महंगा लग रहा है। यस, ये सब फैक्टर पे आता हूँ। तो मेन बेसिक है कि जो कंजम्पशन कंज्यूमर करना चाहता है वो अपने इनकम के हिसाब से करना चाहता है। वो बात सही है कि भाई प्रोडक्ट का प्राइस भी हम देखते हैं ना, कि भाई महंगा है तो ये नहीं लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली महंगा है तो हम रिजेक्ट कर भी रहे हैं ना। तो उसको रिजेक्ट क्यों किया है हमने? क्योंकि हमको महंगा इसलिए लगा है क्योंकि हमारी इनकम उतनी नहीं है। आज मेरे को वो प्रोडक्ट शायद हो सकता है महंगा ना लगे और दूसरे को किसी को महंगा लगे, हो सकता है कि नहीं? यस सर। तो हाँ सर। प्राइस, प्राइस जो है बेसिकली वो फैक्टर पे आप सोचेंगे तो इट डिफर्स पर्सन टू पर्सन, क्योंकि किसी आदमी को वो प्राइस उस प्राइस को उसको सस्ता लगता होगा, और कोई आदमी ऐसा होगा कि जिसकी इनकम उतनी नहीं है तो उसको वो प्राइस भी महंगी लगती होगी। सो वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ मेरे को कंजम्पशन फंक्शन को रिलेट करना है मेनली इनकम के साथ। सो कंजम्पशन फंक्शन is derived on the basis of income. So EC, consumption function is a function of x। ये यहाँ पे x का मीनिंग क्या बोलूंगा मैं? इनकम। इनकम। देखो भाई x की जर्नी बहुत लंबी चल रही है, x आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। x तो कहाँ पे भी हमने यूज करा है, जिधर 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 इक्वेशन में हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया वहां पे भी x यूज किया हुआ है। यहाँ पे भी हमने x का इस्तेमाल तो क्वांटिटी प्रोड्यूस के लिए, क्वांटिटी सोल्ड के लिए, और अब यहाँ x का इस्तेमाल इनकम के लिए। क्योंकि x x ये का जगह जो है ना अलग अलग जगह यूज होता है, इसलिए उसका नाम बदल जाता है। कोई आदमी है, किसी का मामा है और किसी का चाचा है, किसी का पिताजी है ना, आदमी तो वही है ना, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट बदलता है तो उसका रिप्रेजेंटेशन बदल जाता है। बट है तो वो है अकेला वही पर्सन, बट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट वी आर यूटिलाइजिंग दिस एक्स। तो यहाँ पे जो एक्स का मतलब है दैट इज इनकम, करेक्ट, एंड देयरफॉर दिस कंजम्पशन फंक्शन इज dependent function depending on income।
ये तो मेरे को बात आनी थी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पे, खास करके डेरिवेटिव के अंदर तो मेरे को आना ही आना है। मेरे आपको किसी भी कंसेप्ट पे लेके जाऊं, कोई भी इकोनॉमिकल कंसेप्ट से मैं आपको आपके पास आता हूँ, लास्ट में तो डेरिवेटिव में ही, डेरिवेटिव के लिए मेरे को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चाहिए। तो कंजम्पशन फंक्शन डिपेंडेंट है और इनकम जो है वो इंडिपेंडेंट है। कल को मेरी इनकम कुछ होगी, कल को मेरी कुछ, है कि नहीं? तो इनकम जो है वो वेरिएबल के तौर पे वेरी होती है। सो दिस इज व्हाट आवर इंट्रोडक्शन अबाउट कंजम्पशन फंक्शन। अब उस पे से मैं आता हूँ आगे, क्योंकि इसकी स्टोरी आगे बढ़ेगी। खाली मुझे फंक्शन लिखा के इसको यहाँ पे समाप्त नहीं करना है, कि समझा है तो अभी आगे उसके ऊपर से हमारे को उसको स्टडी में लेके और कुछ कंक्लूजन्स पे आने हैं हमको। नेक्स्ट 16th नंबर पे हम आते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और उसके बाद उसका एवरेज। जैसे टोटल कॉस्ट था और उसके ऊपर से था एवरेज कॉस्ट, जैसे था टोटल रेवेन्यू उसके ऊपर से था एवरेज रेवेन्यू, उसी तरह से ये है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसके ऊपर से ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये तो मुझे कोई फॉर्मूला बोलेगा खुद बना के? क्योंकि मैंने आपको हिंट दे दिया, टोटल कॉस्ट में से एवरेज कॉस्ट कैसे निकाला था आपने, टोटल रेवेन्यू में से तो एवरेज रेवेन्यू कैसे निकाला था आपने। अक्षत बोलेंगे? दिया, आप ट्राई करो। Elasticity of demand income. आपका वॉइस एकदम ही आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात EC नहीं। upon X. EC अपॉन एक्स, वेरी गुड। तो एक्सपेंड जो भी कंजम्पशन फंक्शन है उसको आप एक्स से डिवाइड कर दो। जैसे वहां पे हमने टोटल रेवेन्यू आर को एक्स से डिवाइड किया, तब जाके ये एवरेज रेवेन्यू मिला कि नहीं? Yes, sir. ऐसा, तो वही पैटर्न में अपने को एवरेज का फॉर्मूला बना लेना है, देन दिस इज कॉल्ड एज एपीसी। अब देखो हम लोग वापस से नाम जो है ना, ये थोड़ा तुमको ऐसा लगेगा कि सर कभी ऐसा नाम हम यूज करें, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो बोला नहीं, आप बोल रहे हैं कि ईसी यूज करने का है, ठीक है, तो हमने ईसी यूज किया, लेकिन फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के हिसाब से एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलने के लिए एपीसी को यूज किया है। नोटेशन ध्यान रखना बस, एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब उसी तरह से मेरे को बताइएगा आप लोग, मैं आता हूं नेक्स्ट पे, क्या होगा? आप कोई बोलेगा एवरेज के बाद? Marginal. मार्जिनल, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब होगा एमपीसी। तो सीधी बात है ना, किसी के भी लिए मार्जिनल निकालना है तो उसका हमको डेरिवेटिव निकालना है। तो किसका हमें ये मार्जिनल निकालना है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के लिए। प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन फंक्शन मतलब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन मतलब ईसी ना, D by dx EC. डी बाई डी एक्स ऑफ ईसी, वेरी गुड, डी बाई डी एक्स ऑफ ईसी। देखो भाई साहब, बहुत ही आपको कंसेप्ट से रूबरू होने से के साथ साथ फॉर्मूला से आप ऑटोमेटिकली जुड़ना शुरू हो जाना है, क्योंकि आपको मालूम है अभी ये सब कैसे निकालते हैं। खाली नया नया कंसेप्ट भले आ रहा हो उसको हमें समझना है, मगर फॉर्मूला किस ढंग से बन रहा है उसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आता है तो यू कैन इजीली रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूला। ध्यान रखना, ये आपको स्टार्टिंग में ज्यादा लगता है, लेकिन फिर ना हम
उसको कंटिन्यूस करते हैं ना, रोज रोज करते रहते हैं ना, तो हमको एक जगह एक टाइम ऐसा आता है कि वो अब हमको सब स्टार्टिंग में ज्यादा लगता था ना, अभी वो ज्यादा नहीं लगता है। आपकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, बिल्डअप होती है। हम लोग वो जिम वगैरह में पुलअप्स मारते थे, पुलअप समझते हैं ना आप लोग, वो रॉड को पकड़ के हमको पुलअप्स करना रहता है। तो पुलअप्स स्टार्टिंग में तो 2 3 4 ऐसे ही होते हैं अपने अपनी कैपेसिटी से, ये बढ़ते कभी है, धीरे धीरे वो बढ़ते हैं, 1 बड़ा कभी 3 बड़ा कभी, तो वो कैपेसिटी बिल्टअप होती है। और फिर कभी तो ऐसा एक टाइम आ जाता है 15 मार लेते हैं हम। अच्छा, हम सब लोग 15 मार रहे हैं, तो अब याद करना कि जब भी तुम स्टार्टिंग में करते थे और तुमने 3 ही मारा था, तो तब कितना आपको तकलीफ होता था, और अभी आप 15 मार रहे हैं तो आपको 3 तो कैसे आप मार देते हो एकदम आसानी से, मालूम ही नहीं पड़ता है। तो ये है कि स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि नहीं इतने सारे फॉर्मूला, ये ऐसा सोचने में आ जाता है कभी, लेकिन फिर आप करते जाओगे रोज उसको प्रैक्टिस और रोज लिखोगे, तो एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि आपको लगेगा भाई इतना ही है क्या, इससे ज्यादा है नहीं। मतलब आपके वो एक माइंडसेट बन जाता है, साइकोलॉजी भी हो जाती है उसके पीछे की। चलिए, तो ये सब बातें को प्रैक्टिकली समझ के आप याद करने की कोशिश करना है, ये मेरा एंगल था मेन। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी ये हो चुका, एमपीसी ये हो गया तुम्हारा एपीसी। ठीक है, चलिए, और एक कंजम्पशन फंक्शन ईसी। ओके, अब मैं उसके दूसरे पहलू पे आता हूं, द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन। जैसे कि एक कॉइन का साइड है तो हेड है, तो के दूसरा साइड है टेल है। तो कि जैसे मैं बात कर रहा था आपके सामने कंज्यूमर के बारे में और उसकी कंजम्पशन के बारे में, है ना, तो मुझे बताइए, कोई भी कंज्यूमर है अपना कंजम्पशन कर लेता है, मतलब कि उसने कुछ खर्चा कर लिया, वो खर्चा किस में से किया होगा? जो इनकम मिला रहेगा। वो इनकम में से करेगा, करेक्ट। तो इनकम जो है उसमें से उसने खर्चा तो कर दिया, कंजम्पशन हो गया, लेकिन जो पैसा उसके पास अनकंज्यूम्ड पड़ा है उसको हम क्या बोलना चाहेंगे? सेविंग। सेविंग। Savings. वेरी करेक्ट, सही बात है। तो जो पैसा बचा लिया उसने, वो अपना सेविंग के तौर पे उसको रखना है, कंजम्पशन हो गया और बाकी का पैसा सेव हो गया। सो मैं बोला कि फ्लिप साइड ऑफ अ कॉइन, दैट इज द कंसेप्ट अगेंस्ट दिस कंजम्पशन, दैट इज अ सेविंग। तो अब हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी के हिसाब से मगर सेविंग के लिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, अब मैं डायरेक्टली सेविंग के हिसाब से मार्जिनल आया हूं, डायरेक्टली मार्जिनल पे आया हूं, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मगर कंज्यूम के लिए बात हुई थी, तो उसके लिए पहले कंजम्पशन फंक्शन पे मैं आया, कंजम्पशन फंक्शन के बाद एवरेज पे आया, एवरेज के बाद मार्जिनल पे आया, है ना, पॉइंट टू पॉइंट लाइन से आया ना मैं एक। लेकिन हाँ। सेविंग के लिए बात किया तो डायरेक्टली मैंने मार्जिनल पे आ गया। उसका कारण ये है, चलो पहले फॉर्मूला लिख दो, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एंड सीधी बात है, आप बोलेंगे सर मार्जिनल वर्ड है, तो कि आपको मार्जिनल किसके पीछे लगा है? प्रोपेंसिटी टू, प्रोपेंसिटी टू सेव। तो सेव। उसका डेरिवेटिव निकलना चाहिए। और प्रोपेंसिटी टू सेव के लिए फंक्शन है एस, प्रोपेंसिटी टू सेव को डिनोट हम करते हैं एस से, इस साइड में लिखते जाना। एंड दैट फॉर द प्रोपेंसिटी टू सेव का डेरिवेटिव लेंगे हम, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एस। अगेन मैं बाजू में ये पॉइंट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली मार्जिनल पे आया हूँ, मेरे को ये पॉइंट ध्यान में आपको पहले से होना है, इस प्रकार से मैं साइड में लिख रहा हूँ कि भाई सेविंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डैश
income, इनकम, वेरी गुड। तो सीधी सी बात है, जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एस, it should be with respect to x, x बोले तो इनकम, s बोले तो सेविंग, सेविंग का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू इनकम। वो जैसा उधर भी था ना कंजम्पशन का, ये देखना भाई, इसी का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में आया इधर, वो भी x के Income. रिस्पेक्ट, दैट इज, यहाँ पे भी लिख के रखो, आपको थोड़ा भले लिखना पड़े, याद हो भले तो भी लिख के रखो, differentiating EC, that is your consumption, with respect to X, X. that is your income, है ना, that is your income, EC मतलब your consumption। तो consumption और saving are complements to each other, yes or no? कि भाई टोटल इनकम जो है उसके उसका एक पार्ट जो हम कंजम्पशन में यूज कर रहे हैं, तो बाकी के बचे हुए पार्ट को हम मान के चलेंगे सेविंग। मतलब मैं दो पार्ट में इस इनकम को डिवाइड करके लिया है, जितनी इनकम आदमी कमा रहा है उसमें से जितना भी उसने खर्चा एक्सपेंस के तौर पे किया हुआ है, कंज्यूम किया हुआ है, उसके बाद जो भी बचा हुआ है उसका सेविंग है। सो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए MPS मैंने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये एक्चुअली इसके साथ जुड़ना चाहिए, ये पॉइंट इसके साथ इस तरह से जुड़ना है, थर्ड वाला जो है ना, मैंने उसको ऊपर ब्रैकेट में लिखा था, ये आई हैव शोन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, तो बाजू में लिख के रखना है तो बाजू में लिखो, और एक साथ लिखा है तो एक साथ, वांदा नहीं। तो ये हो गया मेरा, और लिखने की जरूरत है तो वापस से लिखो भाई, एक्स इनकम मैंने लिखा ही है यहाँ पे, एक्स इनकम है ना, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा ही इस तरह से, एक्स इनकम है और एस सेविंग है। हाईलाइट करो आप, मतलब कैसे भी लिखो मगर बराबर लिखो, एवरीथिंग शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू। जब आप रीड करते हैं ना, तो एक भी चीज ऐसी नहीं हो जाए कि आपको वो कंफ्यूजन में आपको रखेगा। आप सब लिख के छोटी छोटी चीजें बेसिक लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन ही हो रही है बात, जिसमें आपके नोट्स में आप लिख रहे हैं, तो कुछ भी जरूरत का आपको लगता है आप लिख के लेने का। मैंने भी समझ लीजिए कुछ नहीं लिखा और आपको लगता है नहीं ये सर बोले हैं उसको भी हमें लिखना चाहते हैं, तो आपको लिख लेने का, क्योंकि आपके लिए आप लिख रहे हो, आपको ध्यान में आने के लिए आप लिख रहे हो, है ना। चलिए, अब ये मार्जिनल, तो एक पॉइंट यहाँ से मेरे को पता चल गया कि सेविंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनकम, मतलब सेविंग फंक्शन भी देयरफॉर सेविंग फंक्शन इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स। मैंने जो बताया ना कि भाई एक पार्ट इनकम का सेविंग, एक पार्ट इनकम का कंजम्पशन में गया है, तो बचे हुए इनकम का हमारा पार्ट जो है वो सेविंग के तौर पे रहा है। तो जैसे s इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, वैसे ही ऊपर था ना, ये कंजम्पशन इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, राइट है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ सर। चलिए, अब इससे कनेक्टेड बातें मैं शुरू कर रहा हूँ, अभी भी बातें मेरी कंटिन्यू है, ये अपना बेस बना है। अब उसी तरह से एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मैं आपको पूछूं, साथ में बराबर से लिखते जाना, कुछ बातें छूटी है तो मैं वापस से सामने लाऊंगा अब जरा बोलने का, लेकिन मैं इसलिए स्लो ही जा रहा हूँ कि आप लिख पा रहे हो बराबर से। आई होप एग्जैक्टली आपका भी पैरेलल चलता होगा लिखने का काम। सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, APS, S upon X. S upon X.
एस अपॉन एक्स, वेरी गुड। वो जितनी भी हमारी सेविंग है उसको हमें एवरेज निकालना है, उसमें से हमको उसके इनकम को डिवाइड कर देना है, एक्स से डिवाइड कर देना है इन शॉर्ट, तो एवरेज। अब नोट करने वाली बात अभी मैं शुरू जो कर रहा हूं, सबका ध्यान स्क्रीन पे रहेगा, शांति से पहले देखो। मेरी जो टोटल इनकम है वो कौन सी दो चीजों से डिवाइड हो रही है? Consumption and saving. कंजम्पशन एंड सेविंग। मतलब मैं आपको पूछूं, टोटल इनकम इज इक्वल्स टू टू पार्ट्स, फॉर्मूला बन गया टोटल इनकम, या बोलो पहले टोटल कंजम्पशन EC upon S. Plus saving. प्लस टोटल सेविंग। नोटेशन में मैं आता हूं, मैं नोटेशन पे आता हूं। अब आप ही लोग मेरे को बताएंगे टोटल इनकम, इनकम का नोटेशन क्या है जी? X. X. एक्स इज इक्वल्स टू, कंजम्पशन के लिए क्या वापरा है मैंने नोटेशन? EC. EC. इसी। टोटल सेविंग के लिए क्या S. यूज किया है? एस। ठीक है, चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई। यहां तक किसी को कुछ कंफ्यूजन या कुछ पूछने का? नहीं। एवरीबॉडी, चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये मेरा एक इक्वेशन जैसा आ गया है ना, एक प्रकार का हमारा एक इक्वेशन जैसा आ गया। अब मैं बोलता हूं इंस्ट्रक्शन में, लिखता हूं, देखो क्या लिखा है मैंने, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। ये क्या लिखा भाई दर्शन? Differentiating with respect to x both side. दोनों साइड। मैं डेरिवेटिव लेना पसंद कर रहा हूं, और वो भी पूरे के लिए ले रहा हूँ, पूरे इक्वेशन के लिए ले रहा हूँ, इसलिए बोथ साइड होता है ना, इक्वेशन में दो साइड होता है ना भाई, इक्वल्स टू के LHS RHS। तो किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहा हूं मैं? X. किसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूं Income. डेरिवेटिव? Income. इनकम बोलो, एक्स बोलो, करेक्ट। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, सोच के बताना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1. 1. वेरी गुड, करेक्ट। ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1. ए गलत, मैंने y dy का upon dy dx. by dx. dy by dy dx. by dx। मैं इधर नहीं है तो भी मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ ना, सामने y नहीं है फिर भी मैं बोल रहा हूँ y का डेरिवेटिव होता विथ रिस्पेक्ट टू x लेने को, तो क्या नोटेशन बनता? dy by dy by dx. dx। ए d होता तो d d d d का डेरिवेटिव क्या होता फिर? dd upon d dp. upon dx. dd अपॉन dx, करेक्ट है, dd अपॉन dx। चलिए कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही एक दो ऐसे पूछ रहा था। राइट हैंड साइड में आ जाइए, इसी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स? तो मैं लिखता हूँ d by dx ऑफ EC. EC सिंपली, और यू वन कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस के DEC by dx। मतलब वो थोड़ा मुझे ऊपर न्यूमरेटर में लिखना पड़ता, कैसे मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, ऐसा DEC by dx। या ये ढंग से लिखो तो भी चलता है, ये ढंग से लिखो तो भी चलता है, दोनों का मतलब तो सेम है ना। चलिए, और सेविंग एस, एस का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, d dy upon dx. ऑफ एस। अब जरा देखना जादू क्या होने वाला है, ये देख तो d by dx ऑफ EC मतलब क्या? d by dx ऑफ EC, ये देख तेरे सामने आगे ही 17th पॉइंट में आया था, Marginal propensity to मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, करेक्ट। सब लोग का ध्यान बराबर बैठता है। d by dx of EC, that is what the marginal propensity to consume, already we have done MPC। तो मैं इसके जगह पे MPC ले लूं क्या?
Yes, sir. MPC, ये लेफ्ट हैंड साइड तो 1 रहेगा ना, वही का वही, प्लस ये अब बता तो मेरे को डी बाई डी एक्स ऑफ एस बोलेगा तो Marginal propensity of to saving. saving. marginal propensity to save, that is already done in 18th point. This is the point. और इसीलिए उसके जगह पे मैं लिखूंगा MPS। भाई साहब ये फॉर्मूला बन गया और कुछ नहीं। कभी भी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को आप ऐड करोगे तो आंसर होना चाहिए 1। ये एक रिलेशनशिप बैठ गया MPC और MPS के बीच, ये एक मुद्दा हो गया। मतलब ये यहाँ पे एक कंक्लूजन खत्म हुआ मेरा। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। मैंने शुरू कहां से किया था? वी नो दैट, अगेन आई एम राइटिंग, इसलिए मैं लिख रहा हूं, वी नो दैट टोटल इनकम इज इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन प्लस टोटल सेविंग। इससे शुरू किया था ना, तो मैं इसी को वापस से लेते हुए कुछ और प्रूव करना चाहता हूं। चलिए, ये भी एक मेरा इक्वेशन है ना। और अभी देखो मैंने ऊपर क्या किया था, दोनों साइड क्या किया था, डेरिवेटिव लिया था ना। अब मेरे को डेरिवेटिव वेरिएटिव नहीं लेने का है। अभी मैं क्या करता हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स। डिवाइड कर देख, एक्स अपॉन एक्स प्लस इज इक्वल्स टू EC अपॉन एक्स प्लस S अपॉन एक्स। एक्स एक्स कैंसल, क्या आएगा? 1. 1. ये राइट हैंड साइड में आ तो EC अपॉन एक्स क्या आएगा? Average EC propensity upon to consume. ये तो हो गया है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है कि नहीं? तो APC और S अपॉन एक्स बोलेगा तो Average APS. propensity of to saving. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, APS। तो ये और एक कंक्लूजन बन गया जी। बोलो जी, 2 कंक्लूजन पे हम आ पहुंचे हैं एज पर दैट कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शंस। यहां मेरा थियरी खत्म होता है। सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ऐसा मैं ऑर्डर में गया हूं। आप जरा देखेंगे तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर आप एक साथ इतना करा लिए, लेकिन हम बोलते हैं ना, वो चलते चलते बातचीत करते करते कहाँ पहुंच जाते मालूम नहीं पड़ता है। और अब कभी अकेला चलते हैं तो ऐसा लगता है यार कितना चलने का है, और लेकिन ऐसे इतना एक के ऊपर से दूसरा, दूसरे पे से तीसरा, ये मिलते गया, चलते गए हम, और ये सब चीजों को हमने ध्यान में ले लिया है। अभी ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इन लोग इन्वॉल्व करते हुए इन लोग आपसे उस तरह से पूछते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं हमको काम में आएगा, सीधी बात है। और अभी जो है, ये तो मेरी थियरी जो खत्म हुई है, ये दिस इज ओनली द फंक्शंस आई हैव डिस्कस्ड। मेरे को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कंसेप्ट पे अभी आना है, बाकी है। ये तो थियरी बेसिक थी, जिसमें कि हमने फंक्शंस के बारे में सीखा। अलग अलग कितने फंक्शंस हो सकते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको हमने खाली समझा है। लेकिन ये फंक्शन से हमें क्वेश्चन जब सॉल्व करने के लिए देंगे, तब ये फंक्शन को उन लोग हमारे सामने पेश करेंगे, तो हमको फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। अब मैं मेरे कंसेप्ट पे आता हूं। देखो, मैंने जब स्टार्टिंग किया था तभी मैंने बताया था कि आपके सिलेबस में कंसेप्ट्स कौन से हैं। ये देखो वापस मैं पेज लेके आया हूँ। कंसेप्ट कौन से हैं? तो कंसेप्ट में एक था मेरा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल। तो उसके लिए बेसिक क्या सीखा हमने? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा बेसिक सीखा। अच्छा,
अब नेक्स्ट मेरे को दोनों कंसेप्ट जो सीखने हैं वो कौन से हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके लिए हमने बेसिक क्या सीखा, तो कि कमर्शियल एंड इकोनॉमिकल कंसेप्ट जो हमने टर्म्स अभी देखे, ये देखो मैंने साइड में लिखा है, तो ये बेसिक आपने अभी समझ लिया है, तो ये अभी हम कंसेप्ट्स के ऊपर जा सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट कंसेप्ट के लिए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, और सबसे पहला कंसेप्ट मैं आज सामने आपको डिस्कस करूँगा। मैक्सिमम मिनिमा अभी मुझे नहीं लेने का है, मैं पहले इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पूरा कंप्लीट करूँगा, उसका पूरा एक एक्सरसाइज है। मैंने बोला था ना कि शायद 3 एक्सरसाइज होगी आपके पास, तो तीनों एक्सरसाइज के अंदर 3 कंसेप्ट्स को आपके सामने हम लोगों ने कम्प्लीटली करा है। जैसे कि पहले का एक्सरसाइज के अंदर 4 पॉइंट है ना, 4.1 ये हमने कर लिया, और अभी ये जो 4.2 में आएगा और ये जो 4.3 में आएगा जी, है ना। तो मैं आपके सामने पहला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, मारिए हेडिंग। मारिए हेडिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। चलिए, सभी लोगों का ध्यान पहले कंसेप्ट पे रहेगा। इसके अंदर मैं 2 बातें खाली आपसे डिस्कस करूंगा, या तो फंक्शन इंक्रीजिंग है या तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब हमें उसको पहचानना है, कैसे पहचानेंगे, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कैसे पहचानेंगे, है ना, ये मुद्दा है। सो इफ एफ ऑफ एक्स इज ए गिवन फंक्शन, आपको क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया होगा, क्वेश्चन में आपको फंक्शन दिया होगा और आपको पहचानना है वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। और यहाँ क्वेश्चन में आपको बोल दिया रहेगा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, आपको उसके वैल्यूज फाइंड करने हैं कि इंक्रीजिंग कभी होंगे, डिक्रीजिंग कभी होंगे। फंक्शन का इंक्रीज होना कभी बनता है, कौन से एक्स के वैल्यू पे बनता है, और फंक्शन का डिक्रीज होना कभी बनता है, कौन से एक्स के वैल्यू पे बनता है। तो 2 बातें हैं खाली, और वो 2 बातें में ये है कि भाई गिवन फंक्शन is increasing at f dash x is greater than 0, and second, given function is decreasing at f dash x less than 0। भाई साहब, आप अभी बोलेंगे सर ये कंसेप्ट आप करा रहे हैं तो आपको समझ में आना है कि भाई ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के हिसाब से डेरिवेटिव का कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होना चाहिए था ना। हो गया, देखो एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव होता है ना। कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपको दिया है तो उसका डेरिवेटिव का नोटेशन कैसे हम लिखते हैं, एफ डैश एक्स, सबको मालूम है ना ये तो एफ ऑफ एक्स का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसका नोटेशन हम लिखते हैं एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 बोला मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 बोला तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो क्वेश्चन में जो आपको बोला है फंक्शन एफ इंक्रीजिंग है,
तो आपको एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करने का, जो क्वेश्चन में आपको बोला है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो आपको एफ डैश एक्स लेस देन 0 के हिसाब से सॉल्व करने का। अब आप सॉल्व करेंगे लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 के लिए, किसी भी एक के लिए आप सॉल्व करोगे, आप देख लो इनइक्वालिटी आ रही है। इनइक्वालिटी आपने कहीं सीखी होगी, इनइक्वालिटी कहीं कहीं किधर सीखा आपने? रिया? 11th में लीनियर इनइक्वेशंस में। हाँ, तभी से मैं बोल रहा था ये इंपॉर्टेंट है। चलो, जितने लोगों को याद है अच्छी बात है। वो लीनियर इनइक्वालिटी का कंसेप्ट को यहाँ अपने को यूज करने मिलने वाला है, इसलिए थोड़ा बहुत वो नॉलेज होगा तो अच्छा है। अदरवाइज वी आर गोइंग टू सॉल्व, मीनवाइल आपको देखना पड़ेगा कैसे हो रहा है। जिसके दिमाग में है तो उन लोग कहीं ना कहीं सिक्योर है कि भाई हाँ आता है, उसका एडवांटेज मिलेगा आपको। इसलिए हम बोलते हैं ना, बहुत सी चीज ऐसी है जो जुड़ी हुई रहती है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो आपका नॉलेज काम में आता है। ठीक है, तो ये दो चीज ही है इस कंसेप्ट में। लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने के मतलब वेराइटी में, जिसके अंदर सॉल्व करने के पूरा उसका प्रोसेस जो है वो ध्यान में लेना है। मैं एक आध एग्जांपल लेते हुए एक्सरसाइज शुरू करूंगा, क्योंकि अभी मेरे को क्वेश्चन डायरेक्टली बताना है। अब इसमें मेरे को कुछ बाकी रहता नहीं है, इसमें मुझे को कोई बाकी रहता नहीं है बात बताने का। तो मैं एक एग्जांपल इंक्रीजिंग का लेऊंगा और एक एग्जांपल आपके सामने डिक्रीजिंग का रखूंगा, जो कि ऐसा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ जो आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करने मिलने ही वाला है, बट मेरे को एडिशनली थोड़ा आपको भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएगा इनडायरेक्टली। तो मेरे तरफ से ये दो एग्जांपल मैं एक्स्ट्रा दूंगा। चलिए, एग्जांपल नंबर 1, सब लोग लिखना शुरू करें कि कैसे सॉल्व करना है, पूरा प्रोसेस समझना है आपको। हेडिंग लिखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स find the values of x for which f of x is equals to x cube minus 3x square minus 9x plus 25 is increasing। ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया तो नहीं है ना? तो क्या रिपीट ना हो जाए? क्वेश्चन में बराबर पढ़ रहा हूं, वापस से ध्यान देना सब लोग। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन हमको दिया है वो बोलता है क्या है? इंक्रीजिंग है, ऐसा बोल दिया है, ऐसा बोल दिया है। अब ऊपर आओ तो अपने थियरी में आ जाओ। तो जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग है बोला है तो हमको किसके लिए सॉल्व करना है? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना है। और एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? एफ डैश एक्स होना चाहिए। एफ डैश एक्स बोले तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा? एफ डैश एक्स। डेरिवेटिव। चलिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन में पहले हमको लिखने का, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 25, और साथ में लिख ही दे
डेरिवेटिव निकालने की बात कर ही दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स, है ना। ये चले एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बोल दो, 3x square. 3x स्क्वायर। हर्षाली -3x स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो तो minus 6x. 6x. माइनस 6x. 6x, करेक्ट। रोशनी -9x का डेरिवेटिव बोलो तो 9. -9x का -9, साइन देख के बराबर बोलने का। कभी कभी हमारा ध्यान में साइन हम लोग लेते नहीं है, इसलिए बोलते नहीं होते हैं, लेकिन कभी भी आप साइन को देखे बिना बोलने का नहीं। Yes, sir. और 25 का डेरिवेटिव राजू क्या आ 0. जाएगा? 0. जो कि हमको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं लिखता हूँ, जाने देता हूँ। हाँ, तो मैंने एफ डैश एक्स निकाल लिया है जी। अब एफ डैश एक्स निकल गया है जी, फंक्शन इंक्रीजिंग है जी, क्वेश्चन में बोला है, तो हमको यहाँ लिखने का सिंस एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, क्या बोलने का इधर, गिवन, therefore f dash x should be greater than 0, therefore f dash x should be greater than 0, है ना। इंक्रीजिंग के लिए ये नियम, तो f dash x रख दो। f dash x क्या है जी, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देख भाई, अभी ये इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन है, इसलिए यहाँ लीनियर इनइक्वालिटी वाला मुद्दा जो 11th में किया था, वहां का ये कंसेप्ट आपको काम में आने वाला है सॉल्व करने के लिए। अब इसको आपको फर्दर सॉल्व करते हुए आगे x की वैल्यूज ढूंढनी है, इसलिए क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। अब आपको x की वैल्यूज ढूंढनी है। चलो यहाँ तक सबको क्लियर है। अब मैं Yes, sir. यहाँ जो अभी आगे सॉल्यूशन जो बता रहा हूँ, ये मुद्दा बहुत जरूरी है, वो इनइक्वालिटी का सॉल्व करने वाला पूरा मुद्दा मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, इसलिए किसी का वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो भी अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप कर लोगे आई होप, क्योंकि वही बात है पूरी इनइक्वालिटी की सॉल्व करने की। तो जरा ध्यान से देखो सभी लोग। अच्छा, पहला टर्म है 3x स्क्वायर, दूसरा टर्म है -6x, तीसरा टर्म है -9 और राइट हैंड साइड में है 0। क्या मैं बोथ द साइड डिवाइड बाय 3 कर सकता हूं? क्या लिखेंगे रीजन में, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, यस और नो? ए भाई, ये तो आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका फैक्टर क्या होगा, 3 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने पे 2 मिले, 3 1 3 1 जा। और तुमको शॉर्टकट आता है क्या? मैं ऑलवेज शॉर्टकट मेथड करता हूँ, तुमको दिखाऊं? Yes, sir. देखो भाई, जिनको देखना है बात आगे देखो, क्योंकि ये जो शॉर्टकट मेथड है मैंने कंडीशन रखा है, 11 में मैंने बहुत बार कराया है, इसलिए आपसे ये कंडीशन ध्यान रखो कि जब भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 ही होता है ना, लेकिन ये 1 हम लिखते थोड़ी ना है, तो ये 1 होता है जब भी, तभी ये शॉर्टकट मेथड काम में आता है। अच्छा, आपने ये 3 का फैक्टर क्या करा, 3 1 जा, तो ये पहला ब्रैकेट में यहाँ 3 लिखने का, यहाँ 1 लिखने का, और फैक्टर जो हो रहा है वो उसमें वेरिएबल, जो फैक्टर आपका हो रहा है वो इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, एक्स, तो ये एक्स इधर रखने का, एक ब्रैकेट में ये एक्स इधर रखने का। अच्छा, अभी आपका
मिडल टर्म कौन सा है? तो कि मिडल टर्म आपका है 2x। मिडल टर्म का साइन क्या है? तो कि माइनस, ये माइनस साइन हमको यहाँ बीच में रखने का, मिडल टर्म का साइन यहाँ हमको बीच में रखने का, आ गया माइनस। अब हमको लाना है आंसर में ये यहाँ का माइनस, ये है आंसर का साइन। तो ये माइनस के साथ मैं क्या रखूं यहाँ पे कि मुझे माइनस मिले? प्लस प्लस प्लस। तो यहाँ मुझे है रखना है प्लस। ये आपका फैक्टर हो गया। Else, if you don't want to go with this method, you can proceed with your traditional method what you are following। पूरा फैक्टर करके आप लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं ना, वो। तो x माइनस 3 और x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ये आपका यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बात करो। मेन मुख्य मुद्दा अभी शुरू हो रहा है। अब जरा शांति से सोचो, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ दो ब्रैकेट है, ये पहला ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है, और दोनों ब्रैकेट एक दूसरे से क्या रिलेशन में है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट। दोनों ब्रैकेट के अंदर मेन वेरिएबल है x, इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है, और जो x का वैल्यू मुझे पता चल जाए तो सीधी सी बात है दोनों ब्रैकेट का आंसर क्या होगा वो भी आपको पता चल सकता है। तो कि x तो अननोन है ही अभी की सिचुएशन में, x इसीलिए तो हमको फाइंड करने के लिए बोला है। समझ लो x की वैल्यू मैं कुछ भी लेता हूं, जरा सोचना डिटेल में, भले मैं स्लो जा रहा हूं। x की वैल्यू समझ के ले लो, समझ लो 2। मैं अज्यूम कर रहा हूं x की वैल्यू क्या अज्यूम कर रहा हूं? 2 लेट। तो मुझे बताइए पहले ब्रैकेट का आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 माइनस 3 -1। -1, और दूसरे ब्रैकेट का आंसर क्या हो जाएगा? 3। दैट इज पॉजिटिव वैल्यू 3, और पहला ब्रैकेट में आंसर जो आया है दैट इज नेगेटिव वैल्यू 1। अभी ये दोनों के बीच में है तो मल्टीप्लीकेशन ना, तो फाइनल आंसर मेरे को क्या मिलेगा? -3। क्या -3 ग्रेटर देन 0 है क्या? नहीं। नो सर। नो। तो सीधी सी बात हो गई कि जो ये x की वैल्यू जो है वो 2 नहीं हो सकती। यस और नो? यस। अब मान के चलो x की वैल्यू मैं लेता हूं 4। चलिए, हाँ मेरे को बताना। तो पहला ब्रैकेट में अभी ओरली फटाफट बताओ, पहले ब्रैकेट का आंसर क्या आ जाएगा? 4 - 3 1। दूसरे ब्रैकेट का आंसर क्या आ जाएगा? 5। और फाइनल मेरा आंसर क्या बनेगा? मल्टीप्लीकेशन 5 विच इज ग्रेटर देन 0। यस। यस, मतलब x की वैल्यू 4 जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी। अब आप बोलेंगे सर आप ऐसे एक वैल्यू हमको पूछ के क्या ऐसे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आप नक्की करोगे क्या? तो कितने आप लंबे चौड़े हो जाओगे। वी आर नॉट गोइंग टू से एनी रैंडम वैल्यूज एंड वी कैन सेटिस्फाई इट और नॉट। ये हमें डिटरमाइन नहीं करना इस मेथड इस तरह से, बट वी हैव टू ब्रिंग वन सोल्यूशन दैट विल गिव यू आंसर अबाउट x कि वो उसको सेटिस्फाई होना ही होना है। मतलब आप कुछ ऐसा मेथड बनाओ, आप कुछ ऐसा सिस्टम बताओ कि जिससे कि हमको डायरेक्टली मेथड ये वैल्यू x की मालूम पड़ जाए कि वो ऐसी वैल्यू होगी जो उसको सेटिस्फाई होना ही है। मतलब जो सेटिस्फाई नहीं होती होगी वो वैल्यू को हम क्या कर लेंगे? रिजेक्ट। और जो वैल्यूज x को सेटिस्फाई कर रही है उसको हम करेंगे
एक्सेप्ट। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अब ये जो रैंडमली वैल्यू मैंने रख के बताया आपसे, वो मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आप समझ रहे हैं ना कि कुछ वैल्यू होगी वो सेटिस्फाई होगी, कुछ वैल्यू होगी जो सेटिस्फाई नहीं होगी। ये आपके दिमाग में बैठ रहा है। अब मैं एक आपके सामने टेबल बना रहा हूं, ऐसे ही आपको भी मालूम पड़ना है। ये है पहला ब्रैकेट और ये है दूसरा ब्रैकेट। अच्छा, अब मैंने x की वैल्यू पहले क्या रखी थी? तो कि x की वैल्यू 2 रखी थी। तो x की वैल्यू 2 रखने पे पहले पहले ब्रैकेट में आंसर क्या आया था? -1। मतलब माइनस में आंसर आया था ना, मतलब नेगेटिव आया था ना। Yes, sir. दूसरे ब्रैकेट में वो ही x की वैल्यू 2 रखने पे मेरे को आंसर Positive. पॉजिटिव आया था। तो बताओ, पहले ब्रैकेट में आंसर नेगेटिव है, दूसरे ब्रैकेट में आंसर पॉजिटिव है, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन आपको आंसर Negative. फाइनल आंसर आपको दोनों ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन का नेगेटिव मिलेगा। ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 1 कि भाई पहले ब्रैकेट का आंसर नेगेटिव हो सकता है, दूसरे ब्रैकेट का आंसर पॉजिटिव हो सकता है, फाइनल दोनों ब्रैकेट का आंसर उसके कारण नेगेटिव आ गया। और हमें तो देखो ना भाई, इंक्रीजिंग का नियम ही क्या बोलता है? इंक्रीजिंग होने का नियम बोलता है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। मतलब इंक्रीजिंग के आधार पे ये दोनों ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या बनना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब मैं सिंपली बोलूं आपको, ग्रेटर देन 0 का मतलब सिंपली बोलूं तो पॉजिटिव। दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा पहले केस में दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन क्या आया? Negative. नेगेटिव। तो नहीं चलेगा ना। नहीं. अभी मैं आपके सामने पहला केस बताया, तो आप मेरे को दूसरा ऐसा कोई रैंडम केस बता सकते क्या हो सकता है? अरे सोचो ना, पहले ब्रैकेट का आंसर x is equals to 1. मैं आपको x की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, x की वैल्यू छोड़ दो जो भी हो, लेकिन पहले ब्रैकेट में से उसका आंसर क्या मिल सकता है? Zero. Positive. हाँ, 0 मिल सकता है, लेकिन 0 का मतलब दर्शन, 0 का यहाँ ऑप्शन हमको छोड़ देने का है। क्यों? क्योंकि जब कोई एक ब्रैकेट का आंसर 0 हो जाएगा तो दूसरा ब्रैकेट कुछ भी होगा, आंसर तो अल्टीमेटली 0. और 0 क्या ग्रेटर देन 0 होता है क्या? Nine. No. 0 तो इक्वल टू 0 होता है, मगर इक्वल टू की तो कंडीशन इसमें है ही नहीं, क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में आप देख लो कंडीशन, या तो ग्रेटर देन 0 या तो लेस देन 0। मतलब 0 वाली बात मत करना, 0 आंसर आवे ऐसी कोई x की वैल्यू मत बोलना। मगर उसके अलावा x की ऐसी कुछ भी वैल्यू हो सकेगी जिसके कारण या तो वो पहले ब्रैकेट का आंसर नेगेटिव आएगा या तो पहले ब्रैकेट का आंसर पॉजिटिव आएगा। आप समझ रहे हैं पहले ब्रैकेट का आंसर पॉजिटिव कभी आ सकता है? ये मैंने दूसरा ऑप्शन x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया था? 4. 4। तो पहले ब्रैकेट में आप रखो 4 - 3, Positive. आया ना पॉजिटिव? हाँ. भाई साहब, मतलब मैं तुम्हारे सामने कंक्लूजन के तौर पे ये स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि पहले ब्रैकेट में आप x की ऐसी कोई भी वैल्यू ले लो, या तो उस ब्रैकेट का फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। क्योंकि उसके अलावा दर्शन ने जो बताया x का वैल्यू 3 लेने पे आंसर 0 आएगा, वो पॉसिबिलिटी मैंने रिजेक्ट क्यों की? क्योंकि वो 0 आने पे फाइनल टोटल आंसर भी 0 आ जाना है, और 0 फाइनल टोटल 0 आ जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 मैं बोल नहीं सकता हूं ना। तो अभी भी ऐसा वैल्यू x का नहीं अज्यूम कर लेना है जिससे कि आंसर मुझे 0 आ जाए। श्योर?
तो या तो x की वैल्यू 2 थी या तो x की वैल्यू 4 थी। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है दोनों, इसके अलावा बहुत सारी वैल्यू x की हो सकती है ना, और भी कुछ भी वैल्यू। x का वैल्यू 5 भी हो सकता है, x का वैल्यू 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, ये x का वैल्यू -3 भी हो सकता है, -3 -3 -9, अरे -6। तो आंसर नेगेटिव आया कि नहीं स्वराज? विधि? हाँ सर। तो x का वैल्यू मुझे ऐसा कुछ भी बता कि जिससे आंसर नेगेटिव आए फर्स्ट ब्रैकेट के लिए। -2। -2। -2 करेक्ट। बहुत सारे आप नंबर बोल सकते हैं x का वैल्यू, मगर इन शॉर्ट मैं अभी दो ही चीज के ऊपर हूं, या तो ब्रैकेट का आंसर नेगेटिव आएगा या तो ब्रैकेट का आंसर पॉजिटिव आएगा। अब देखो दूसरे ब्रैकेट की बात करूं तो भी मैं पूरा वही एक्सप्लेनेशन दूंगा तुम्हारे सामने जैसे मैंने पहले ब्रैकेट के लिए एक्सप्लेन किया। या तो दूसरे ब्रैकेट का आंसर पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। ये तो मेरा दूसरा ऑप्शन, दूसरा केस देख रहे हैं आप लोग। पहले ब्रैकेट का आंसर पॉजिटिव आया, दूसरे ब्रैकेट का नेगेटिव आया, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव फाइनल आंसर क्या बनेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। और नेगेटिव आंसर मेरे को चलेगा क्या? नो। क्योंकि इंक्रीजिंग के केस में ग्रेटर देन 0 के मतलब पॉजिटिव ही आंसर होना चाहिए ना। यस मतलब सर। ये दोनों सिचुएशन यहाँ पे लागू नहीं होगी। अच्छा, अब मेरा तीसरा और चौथा केस देखो। ये कोई बोलना चाहता है तीसरा और चौथा केस क्या हो सकता है? पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। हाँ, या तो पहले ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट का आंसर दोनों का पॉजिटिव आवे, या तो पहले ब्रैकेट का और दूसरे ब्रैकेट का दोनों का आंसर नेगेटिव आवे। ऐसा कोई एक्स का वैल्यू बताओ ना लेके कि जिससे कि मेरा पहला ब्रैकेट का भी पॉजिटिव आवे दूसरे का भी पॉजिटिव आवे। तीर्थ बोलो, तीर्थ। 5। तीर्थ एग्जांपल दो एक्स का ऐसा। 4, 5, 6 जो भी हाँ फर्स्ट ओ बस बस ब्रैकेट में। बस कोई भी एक मेरे को बोलो। 4 बोल दिया तो 4 -3 पहला ब्रैकेट का भी आंसर पॉजिटिव आया, दूसरे में भी 4 + 1 5 पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव फाइनल दोनों ब्रैकेट का आंसर भी पॉजिटिव। ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन जब पॉजिटिव आएगा मेरे को वही तो चाहिए। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? पॉजिटिव। और देख चौथे केस में पहले ब्रैकेट का आंसर नेगेटिव, दूसरे का भी नेगेटिव, तो फाइनल नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो भाई साहब ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए। वरुण, वरुण ने मीटिंग तो ज्वाइन किया लेकिन ऑडियो ज्वाइन ही नहीं किया है। चलो मुझे हेत बताओ ऐसा कोई एग्जांपल फोर्थ केस का। हेत ऐसा कोई एग्जांपल मुझे बताओ फोर्थ केस का। यार हेत को पूछना तो, ये प्रेजेंट है कि ऐसे ही बैठी है खाली ज्वाइन करके? कौन है हेत का फ्रेंड? सर હું બોલું છું। आर्या आप बोलेंगे? हाँ हाँ 9:09 है तभी किधर थे आपने? आपको 2 बार 3 बार सर ने पूछा। यस। हाँ सर બોલું છું। और क्रिश बोलो भाई, एग्जांपल बोलो चौथे केस का फिर। सर 1। हाँ क्रिश। -1 and -2. -1 -4 सर। हाँ एक मिनट, क्रिश बोल रहा है वन एट अ टाइम। क्रिश तूने एक्स का आंसर क्या बताया? ऐसा एक आंसर बताओ एक्स का वैल्यू कि जिससे कि वो फोर्थ केस को सेटिस्फाई करे। -4. -4। हाँ ओके फाइन, करेक्ट है। -4 -3 -7, तो पहले का आंसर नेगेटिव आया, फिर
-4 + 1 -3, दूसरे ब्रैकेट का आंसर भी नेगेटिव आया, करेक्ट है। तो भाई नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब मुझे बताइए, ये मैंने पूरा टेबल तो बनाया, लेकिन मुझे आपके सामने अभी कौन से दो केस को ध्यान में लाना है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा? थर्ड और फोर्थ। थर्ड थर्ड फोर्थ और फोर्थ, वेरी करेक्ट, बिकॉज आई वांट पॉजिटिव आंसर। दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव तभी होगा जब पहला ब्रैकेट भी पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, या तो पहला नेगेटिव है साथ साथ दूसरा नेगेटिव है। अब मुझे ये डिस्कशन के ऊपर से एक और बात साथ में कर देनी है। समझ लीजिए, ये क्वेश्चन मैंने इंक्रीजिंग के लिए नहीं पूछा होता, डिक्रीजिंग के लिए पूछा होता। सब लोग ध्यान देना बराबर। तो जब डिक्रीजिंग का क्राइटेरिया होगा तो f' का हिसाब लेस देन 0 के हिसाब से होगा। मतलब ये दोनों ब्रैकेट का डेरिवेटिव, मतलब ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 के हिसाब से होना चाहिए था। और लेस देन 0 के हिसाब से नेगेटिव आंसर आने के हिसाब से कौन से दो केसेस उसमें बनते थे? फर्स्ट और फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड। बराबर, ये मुद्दे को मैं जानबूझ के रगड़ रहा हूँ और उसमें डिटेल में जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे को ये प्रश्न नड़े ही नहीं बाद में कैलकुलेशन के लिए। बाकी अब तक आंसर आ गया भी होता मेरा। तो यहाँ जो है पहले दो केसेस को मैं बोलता हूँ किसके समय आपको काम में आएगा? डिक्रीजिंग के केस में, और सेकंड मतलब थर्ड और फोर्थ केस इंक्रीजिंग के केस में। अब ये रट्टा नहीं मारने का है, ये तो मेरा टेबल आपको एक्सप्लेन करते करते इस तरह से बना दिया मैंने, आपके सामने एक समरी जनरेट हो गई जिससे कि आप नक्की कर सकते हो कि इंक्रीजिंग में क्या हिसाब बैठना है और डिक्रीजिंग के केस में किस हिसाब से हमें कैलकुलेशन आगे बढ़ाना है। तो अब ये आपको क्लियर हो तो मैं स्टेप आगे बढ़ाता हूं। ये देखो मेरा नेक्स्ट स्टेप। ओके, दोनों ब्रैकेट में से पहला ब्रैकेट x - 3, ये थर्ड केस की बात कर रहा हूं मैं पहले, या तो थर्ड केस होगा या तो फोर्थ केस होगा। पहले मैं थर्ड केस की बात कर रहा हूं। तो पहला ब्रैकेट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए मैं क्या बोलूं? ग्रेटर देन 0। एंड दूसरा ब्रैकेट भी पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा ब्रैकेट मेरा है x + 1, वो भी ग्रेटर देन 0 बताऊं पॉजिटिव होने के लिए। और अब मैं आता हूं और के हिसाब से चौथे केस में। पहला ब्रैकेट क्या होना चाहिए? नेगेटिव, दैट इज x - 3। नेगेटिव होने के लिए मैं क्या बताऊंगा? लेस देन 0। एंड उसके साथ साथ दूसरा ब्रैकेट क्या होना चाहिए? वो भी नेगेटिव, मतलब x + 1 लेस देन 0। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें किसी को कुछ पूछने का? ये बराबर से देख लो, आप लोग लिखते जाना साथ में। दोनों ब्रैकेट का पोजीशन क्या हो सकता है थर्ड केस में? तो कि दोनों पॉजिटिव होना है, इसलिए दोनों पॉजिटिव के लिए ग्रेटर देन 0 दोनों के लिए लिखा है, दिख रहा है सब लोगों को। और एंड क्यों लिखा साथ में? क्योंकि भाई पहला ब्रैकेट के साथ दूसरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है ना, एंड आएगा ना बीच में। तो ये हो गई सिचुएशन केस नंबर थर्ड। और उसी तरह से सिचुएशन केस नंबर फोर्थ में आप आओगे तो पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट दोनों नेगेटिव बताने के लिए दोनों को मैंने लेस देन 0 बताया है। समझा सबको? Yes, sir. लिखने का ढंग क्लियर है सबको? क्योंकि ये अपन लिखेंगे तब जाके वो x के आंसर तक हम पहुंच सकेंगे, मतलब x के आंसर को हम परफेक्टली फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूं। देयरफॉर चलो पहला क्या है? x - 3 ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? x ग्रेटर देन 3। 3 उधर चला जाएगा ना। एंड x + 1 ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन -1। और नेक्स्ट x - 3 लेस देन 0, मतलब x लेस देन 3। x is less than एंड x + 1 लेस देन 0 का मतलब x x is less than -1. -1। ये स्टेप भी क्लियर है सबको? मैंने खाली शिफ्ट किया है कांस्टेंट को अपोजिट साइड। बस अभी देखो धीरे धीरे
पिक्चर क्लियर होते जा रहा है। एक्स की कौन सी वैल्यूज को हमें एक्सेप्ट करना है और एक्स की कौन सी वैल्यू को हमको रिजेक्ट करना है, बस इसको हम अभी बाइफरकेट करेंगे। तो अब मेरे को बताओ एक्स ग्रेटर देन, अभी एक एक टोटल 4 चीज है मेरे सामने। कौन सी 4 चीज है? एक्स ग्रेटर देन 3, एक्स ग्रेटर देन -1, एक्स लेस देन 3 एंड एक्स लेस देन -1। ये टोटल 4 चीजों को हम समझ के उसमें से जो रिजेक्ट होना है उसको रिजेक्ट करेंगे और जिसको एक्सेप्ट करना है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहला है एक्स ग्रेटर देन 3। एक्स ग्रेटर देन 3 का मतलब आपको सबको मालूम है। देखो मैं नंबर लाइन बना रहा हूं, इधर है 1 2 3, इधर है -1 -2 एक्सेट्रा। अब मुझे बताइए कि इसमें ग्रेटर देन 3 का मतलब ये होना है कि 3 से ज्यादा, 3 नहीं 3 से ज्यादा। तो 3 से ज्यादा मतलब ये एरिया आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग नंबर लाइन में? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, और 11 की एक बात आपको बता दूं, इनइक्वालिटी में आपने ये सीखा है। जब भी समझ लो मैं बोलता हूं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और x ग्रेटर देन 3, इस दोनों में फर्क क्या है? कोई मुझे बताएगा? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और x ग्रेटर देन 3 दोनों में फर्क क्या है? x 3 भी हो सकता है। हाँ, पहले केस में इंक्लूसिव ऑफ 3। तो हम लोग नंबर लाइन में 3 होता है तो उसको ऐसा डार्क बोल्ड करते थे, याद आ रहा है क्या? डार्कन। और 3 नहीं होता तो 3 को हम ऐसे ही खाली छोड़ते थे, याद आ रहा है सबको? हाँ सर। ये चीज जो मैं दिखा रहा हूं उसके हिसाब से यहाँ जो मैंने नंबर लाइन बताया है उसमें मैंने 3 को इंक्लूड नहीं करना है। मतलब कि 3 के ऊपर मैंने डार्क सर्कल नहीं किया है, आप समझ रहे हैं ना? 3 के ऊपर मेरे को डार्क सर्कल नहीं बताना है, ऐसा बताना है। होलो क्या बोलते थे हम लोग? एम्प्टी, खाली, डार्क नहीं किया, बोल्ड नहीं किया उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से देख लो आप, 3 से ज्यादा वाली जितनी भी वैल्यू होगी, मतलब कि 4 5 6 और बीच में जितने भी पॉइंट के भी वैल्यू होंगे ना वो आ जाएंगे। 3.5 बोलो, ये पॉइंट में जितने भी होंगे। तो मतलब क्या है? x ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है? 3 से ज्यादा। और 3 से ज्यादा सब मुझे पॉजिटिव मिल रही है वैल्यूज। 3 से ज्यादा तो सब पॉजिटिव ही होगी ना? कहां तक होगी वो? कहां तक होगी वो? अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट। और सीधी बात है, जब भी 3 से ज्यादा कोई भी वैल्यू मुझे मिल रही है, 3 से ज्यादा कोई भी मुझे वैल्यू मिल रही है, समझ लो 3 से ज्यादा कोई वैल्यू है, आप अज्यूम करो 4। 3 से ज्यादा कोई वैल्यू अज्यूम करो, चलो समझ लो 4। 4 को जरा रख के देखो तो इसमें, चलो पहला ब्रैकेट का आंसर क्या आ जाएगा? 4 - 3 तो क्या 1। दूसरा ब्रैकेट का 4 + 1 का आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो 4 - 3 1 और 4 + 1 5। तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? आपको पॉजिटिव ही आएगा ना? तो मतलब ये है कि आप x की आंसर 3 से ज्यादा 4 5 6 कुछ भी लेते जाओगे, यू आर गोइंग टू गेट फाइनल प्रोडक्ट ऑफ बोथ दिस ब्रैकेट पॉजिटिव। एंड पॉजिटिव होने से आपका सेटिस्फाई हो रहा है ये इंक्रीजिंग का ऑप्शन। तो ये ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे कि इस x ग्रेटर देन 3 के अंदर जितने भी वैल्यूज हमको मिलेगी वो सब इसको सेटिस्फाई कर रही है। 4 कर लिया तो 5 भी करेगा, आगे की सब वैल्यूज करेंगी, बड़े बड़े होते जाएंगे। अब मैं आता हूं x ग्रेटर देन -1। x ग्रेटर देन -1 का मतलब है -1 से ज्यादा। -1 से ज्यादा में 0 भी आ जाता है। -1 से ज्यादा में 0 भी आ जाता है। और -1 से ज्यादा में मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि
0.99 नेगेटिव भी आ सकता है कि नहीं? यहाँ पे ये मैं सिंपल बोलूं, -0.5 भी आ सकता है कि नहीं? हाँ। तो उसके अंदर माइनस वैल्यू आया हो तो ठीक है, लेकिन वो वैल्यू समझ लो आप सब्स्टिट्यूट करोगे भी x के जगह पे, तो क्या आपका ये सेटिस्फाई होने वाला है? क्योंकि -0.5 x के जगह पे -0.5 आप डालोगे तो -0.5 -3 आंसर नेगेटिव आएगा कि नहीं? मगर हाँ। इधर x के जगह पे -0.5 डालोगे तो -0.5 + 1 आंसर पॉजिटिव 0.5 आएगा कि नहीं? तो एक ब्रैकेट का आंसर पॉजिटिव आ गया, दूसरे ब्रैकेट का आंसर नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव, उस हिसाब से ये फर्स्ट और सेकंड केस में आ जाता है। मतलब इसमें आपकी कोई वैल्यू x की इस तरह से -0.5 आ जाएगी तो मेरे को वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, सो दिस इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड। मैं आपको एग्जाम उसके अंदर से x की वैल्यू लेके सेटिस्फाई होता है कि नहीं हो रहा है वो भी मैं दिखा रहा हूं, ताकि आपको भी वेरिफिकेशन करने मिलता है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट केस पे, x लेस देन 3। x लेस देन 3 का मतलब क्या है? 3 से कम। 3 से कम मतलब ये डायरेक्शन में आ रहा है, देखो हम लोग, तो ये तो 0 से भी पार होते हुए नेगेटिव एरिया में भी चला गया, देख लो। ये 3 से कम बोलेगा तो क्या? 3 से कम बोलेगा 2 1 0, फिर नेगेटिव वैल्यू भी आनी शुरू हो जाएगी कि नहीं? अभी आप x की कोई ऐसी वैल्यू लेके देखो इस रेंज में, इस रेंज में मतलब x लेस देन 3, चलो मैं 2 लेता हूं, 2 लेता हूं, तो ये रख के देख तो जरा, x की जगह पे 2, 2 - 3 -1, और 2 + 1 3। तो पहला ब्रैकेट का आंसर नेगेटिव आया, दूसरे ब्रैकेट का आंसर पॉजिटिव आया, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव आंसर नेगेटिव, मगर मेरे को तो क्या चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये अपना ये भी रेंज सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, टुकड़ी मार दिया। और लास्ट बचता है x लेस देन -1। x लेस देन -1 का मतलब होता है -1 से कम। -1 से कम बोलो तो -2 -3 -4 -5 हो सकता है कि नहीं? चलो मैं कोई एग्जांपल के तौर -4 लेता हूँ, -4 ले लो, -4 -3 -7 -4 + 1 -3 -3 -3 इंटू -7 21 +21 +21 इन द सेंस पॉजिटिव। पॉजिटिव आंसर आया, मेरा ये सेटिस्फाई हो गया। सो हियर दिस पर्टिकुलर रेंज इज सेटिस्फाइंग। मतलब टोटल 4 केस में से मैंने 2 केस को क्या कर दिए? रिजेक्ट। एक्सेप्ट। हाँ, और 2 केस को एक्सेप्ट, करेक्ट। तो मैंने कौन से को एक्सेप्ट किया? हियर x is greater than 3 and x is less than -1। यस। तो मैं डैश में कंक्लूड करता हूँ इस तरह से, क्योंकि मुझे रिजेक्ट करा है उसको लिखना नहीं, जो हमने एक्सेप्ट किया वही लिखना है। तो मैं लिखता हूँ देयरफॉर x ग्रेटर देन 3, और बीच में क्या आ गया? और x लेस देन -1 विल सेटिस्फाई। और एक मिनट, मैं वापस एक नंबर लाइन बनाता हूँ फ्रेश, जिसमें आपको ये नंबर दिखा रहा हूँ जो सेटिस्फाई हो रहा है वही। इसमें तो क्या मैंने सब बताया था ना, यहाँ पे है समझ लीजिए 1 2 3, ये 3 है और ये है -1। तो क्या -1 से कम? ये -1 से कम मतलब कौन सा एरिया दिखेगा? ये ऐसा आप मालूम है वो लीनियर इनइक्वालिटी में ऐसा आप लोग ग्राफ भी ड्रॉ करते थे, वो कहाँ तक जाएगा? -∞ तक। और x ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या? 3 से ज्यादा। 3 से ज्यादा मतलब मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं, देखो ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट। और बीच में क्या है? और इसका मुझे लिमिट का रेंज बताएंगे, मालूम पड़ता है कैसे रेंज बताएंगे? -∞, -1। और दूसरा ये ब्रैकेट ये बताएंगे मुझे 3 से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा? इन्फिनिट। इनफाइनाइट। ये बीच में और है, और ये किसको सेटिस्फाई हो रहा है? x बिलोंग्स टू में बोलता हूँ, देयरफॉर x belongs to -∞, -1। और के जगह पे मैं क्या नोटेशन लिखता हूँ मालूम है? यूनियन। और 3, ∞। समझ में आता है? ये उसका सॉल्यूशन सेट हो गया।
मतलब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक के वैल्यू के बीच में किधर भी होगी ना, वो इसको सेटिस्फाई करेगी। और दूसरी बाजू x की वैल्यू 3 और इनफाइनाइट के बीच में किधर भी होगी ना, वो उसको सेटिस्फाई करेगी। किसको सेटिस्फाई करेगी? इंक्रीजिंग पॉजिटिव आंसर लाने के लिए। और पॉजिटिव लाने के लिए मतलब ग्रेटर देन 0 लाने के लिए। ग्रेटर देन 0 लाने के लिए मतलब Increasing. हाँ, इंक्रीजिंग को सेटिस्फाई करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया तो तुम्हारे लिए मेरे को ये बात बताना। और साथ में मैंने डिक्रीजिंग का भी बता ही दिया, जो कि क्योंकि जब हम अभी मैं तुमको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, इसमें जो 2 ऑप्शंस रिजेक्ट हुए ना, ये और ये रिजेक्ट हुआ ना, समझ लो ये क्वेश्चन वो डिक्रीजिंग को सेटिस्फाई करेगा। हाँ, ये डिक्रीजिंग को सेटिस्फाई होने हैं। तो जो 2 मैंने यहाँ रिजेक्ट किया है इंक्रीजिंग में, वही 2 डिक्रीजिंग में सेटिस्फाई होगा। आपको इसके ये इक्वेशन को लेके मैं खाली तुमको घर पे होमवर्क में देऊं भी करने को, ये इंक्रीजिंग जो लिखा है ना उसके जगह पे डिक्रीजिंग के हिसाब से आप सॉल्व करोगे ना, यू विल फाइंड दैट दिस 2 केस, दैट दिस 2 रिजेक्ट जो किया है हमने अभी इंक्रीजिंग में, वो सेटिस्फाई होगा डिक्रीजिंग में, अपोजिट हो जाएगा मतलब। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने ये किया, मैंने एक्सप्लेनेशन जो दिया इसके साथ मैंने ये केसेस जो बताए हैं, चारों 4 केसेस में से जो कि फाइनली 2 केस को रिजेक्ट करने हैं, 2 केसेस को एक्सेप्ट करने हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ मैं एंड करता हूँ सेशन। इसको बराबर से घर पे एक बार देखने की कोशिश करना। और ये मैंने बोला ना डिक्रीजिंग के लिए आप लोग एक सॉल्व कर लेना, इसी सेम क्वेश्चन में डिक्रीजिंग लगा के सॉल्व कर देना। तो आपके लिए सेम क्वेश्चन देखो, क्योंकि डेरिवेटिव तो वही निकलने वाला है। डेरिवेटिव निकलेगा, बाद में आप लोग बोलेंगे कि भाई फंक्शन इज इंक्रीज डिक्रीजिंग, तो आप लोग उसको ग्रेटर देन के जगह पे लेस देन लगाओगे। लेस देन का इनइक्वालिटी का साइन चलेगा लास्ट तक, समझ में आ रहा है? तो फिर आपको उसको सोल्व करने के लिए होना चाहिए। सो हियर आई एम एंडिंग दिस सेशन। किसी को कुछ डाउट हो तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे। एंड अगेन वन मोर क्वेश्चन ऐसा मैं लेके एग्जाम्पल लेके मैं एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।